friends, welcome back to the channel Modern Basic Knowledge. Today our lecture is on heart attack, which is a cardiovascular disease. ये क्या होती है? कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड में ये देखा जाता है कि लीडिंग कोज है ये डेथ का वर्ल्ड वाइड में, और लार्ज पॉपुलेशन जो होती है इससे इफेक्टेड होती है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। और सिंप्लीफाई वे में हम बोल सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायो का मतलब होता है मसल और कार्डियन का मतलब होता है हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब होता है कि टिश्यू की डेथ हो जाना। क्यों हो जाना? क्योंकि ब्लड फ्लो उसमें अच्छे से नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारणवश। और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हार्ट की जो मसल होती है उसका डेथ हो जाना, किसी भी कारणवश उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पा रही है, इस वजह से वहाँ पे डेथ हो जाना। और ये कुछ हम डायग्राम में देख सकते हैं। और हार्ट अटैक में हम देखते हैं कि या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि मसल्स जो होती है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिल पाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि हार्ट का जो मेन जॉब होता है वो होता है ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी पार्ट में। और कैसे करती है? वो पंप करके करती है। तो हार्ट को भी खुद ऑक्सीजन की, खुद वहाँ पे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है खुद से। ठीक है, वो कैसे मिलता है? हार्ट को कोरोनरी सर्कुलेशन से मिलता है। और कोरोनरी सर्कुलेशन जो होगा वो वहाँ की जो मसल्स होती है उनको न्यूट्रिएंट्स देता है, फ्रेश ऑक्सीजन वहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक कब होता है? जब ये आर्टरीज, कोरोनरी सर्कुलेशन की जो आर्टरी होगी, देखो हम बात करते हैं ना कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, उसमें स्मॉल वेन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, और आर्टरीज होती हैं, और ये इनको ही ओवरऑल को बोलेंगे, मतलब कि आर्टरीज और वेन्स को बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। और इसमें ही क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, किसी भी कारण से वो ब्लॉक्ड हो गई है, तो वहाँ पे हार्ट अटैक देखने को मिलेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी वहाँ की टिश्यू को, मसल्स की टिश्यू को। ठीक है, तो थोड़ा हम डीपली बात करते हैं। जो हार्ट की मसल होती है उसकी अपर लेयर जो होती है, आउटर लेयर जो होती है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, और जो अंदर की लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। यहाँ पे बात करते हैं, इस डायग्राम में बात करते हैं हम कोरोनरी आर्टरी की। जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी इनर लाइनिंग होती है एंडोथेलियल सेल होती है, जिसको दूसरा बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, जो ट्यूनिका इंटीमा होती है ये मोस्टली इन्फेक्ट होती है हार्ट अटैक के केस में। ठीक है, क्यों होती है उसका रीज़न में मैं आपको बताता हूँ, आगे बताऊँगा। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी कारणवश जो एंडोथेलियल सेल जो है वो इफेक्ट हो जाए, ठीक है, इरिटेट हो जाए किसी भी कारणवश। वो कैसे हो सकती है? जैसे कि तंबाकू से हो सकती है। ठीक है, अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है, तो वो जो स्मोकिंग में तंबाकू जो होता है वो टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और वो टॉक्सिन जो होती है वो क्या करती है? ब्लड के चारों तरफ वहाँ पे फ्लोट करती है और डैमेज करती है सेल्स को। और जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होती है वो एंडोथेलियल सेल्स होती है। कुछ इस तरह से देखो यहाँ पे डैमेज कर दिया है तंबाकू की टॉक्सिन ने। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस बनने के। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये पार्ट होता है जिसमें क्या होते हैं? फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है, और WBC होती है। तो इन सारे के सारा डिपोजिशन हो जाता है इस एरिया में, जो इरिटेंट एरिया होता है। ये इरिटेंट कैसे बना है एरिया? तंबाकू के टॉक्सिन की वजह से बना है। तो यहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग में। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं ये बिल्डअप होते जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं हार्ट टिश्यू को। ये माल्ट ऑफ स्टफ जो होगा एथेरोस्क्लेरोसिस का, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हार्ड सेल, ठीक है, जो अपर सेल होती है, ठीक है, ये फिब्रस कैप्सिड मिलकर बनता है। और दूसरा जो होता है सॉफ्ट चीज़ी टेक्सचर होता है, इंटीरियर ये पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट चीज़ी अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है कि कुछ साल बाद में ये क्या होता है, प्लेग बनना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जब तक वो प्लेग पूरा नहीं बनता है वो स्लो ब्रेकेज वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि ब्लॉकेज तो है, स्मॉल ब्लॉकेज है, तो हार्ट को जो होगी न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी मिल रही है, ठीक है, ब्लड फ्लो भी मिल रहा है, लेकिन क्या है कि पूरी तरह से वो ब्लॉक्ड नहीं है, इसलिए वहाँ पे सब काम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना हार्ट को। ठीक, तो वहाँ पे स्टिल सम ब्लड फ्लो जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, तो हार्ट अटैक कब होता है? जब वो कंप्लीटली वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, और वहाँ पे पूरा ऑक्लूजन हो जाए कोरोनरी आर्टरी का। देखो कुछ इस तरह से। और ये कैसे होगा? ठीक है, सडन ब्लॉकेज कैसे होगा वहाँ पे, सडन ऑक्लूजन वहाँ पे कैसे होगा वो हम देखते हैं। क्योंकि देखो ये जो होगी, देखो ये एंडोथेलियल सेल है, यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है। ठीक है, थोड़ा दूसरे व्यू में हम देखते हैं, यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो का जो है मैकेनिकल प्रेशर रहता है इसके पास। ठीक है, तो किसी कारणवश जो होगा सॉफ्टर जो स्मॉलर प्लेग होंगे, जिसके सॉफ्टर कैप्स होंगे, ठीक है, सॉफ्टर कैप्स वाली स्मॉलर प्लेग्स वाले क्या होंगे, वो ब्लड फ्लो की वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से वो यहाँ पे रप्चर हो जाती है। ठीक है, रप्चर हो जाए या रिप्ड ऑफ हो जाए। ठीक है, तो ये अगर रिप्ड ऑफ हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? तो देखो प्लेग के अंदर हमें पता है WBC प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये WBC एक तो क्या करेंगे, वहाँ पे थ्रोम्बोजेनिक हो जाते हैं। ये थ्रोम्बोजेनिक मतलब कि वहाँ पे क्लोट का बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्या होगी, जो प्लेग है वो पूरा फैले ना, ब्लड में पूरा फैले ना, ये बाकी हार्म ना करे। तो ये भी अपना मतलब एक तरह से इम्यून का रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, बचाने के लिए ब्लड को, लेकिन ये अपोजिट पड़ जाता है। तो यहाँ पे फिर WBC तो हो गई, साथ में वहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रही है वहाँ से प्लेटलेट्स आने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से ये प्लेटलेट्स वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, क्लोटिंग फॉर्मेशन जो है और ज़्यादा फास्ट कर देता है, उसको इनहांस कर देते हैं क्लोटिंग प्रोसेस को। ठीक है, और तो ये सुपर फास्ट हो जाता है।
तो अब क्या होगा कि देखो खुद इमेजिन करो, अगर तुम्हारे कोई भी स्मॉल कट लग जाता है कभी भी, ठीक है, कुछ कट लग गया तो वहाँ पे एकदम ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और कुछ समय बाद में ही 1 मिनट बाद ही विद इन फ्यू मिनट वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो ये प्रोसेस कितना फास्ट होता होगा। अगर यहाँ पे रिप्ड ऑफ हो चुकी है ये, ठीक है, प्लेग रिप्ड ऑफ हो चुका है तो वहाँ पे क्लॉटिंग जो होगी वो सुपर फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एक तो WBC है जो थ्रोम्बोजेनिक सिस्टम शुरू कर देंगे, दूसरा प्लेटलेट्स है जो क्लॉटिंग प्रोसेस वहाँ पे शुरू कर देता है, ठीक है। देखो कुछ क्लॉटिंग होने के बाद में हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि यहाँ का एरिया पूरा ब्लॉक्ड हो जाता है, ठीक है, पूरा यहाँ पे ब्लॉक्ड हो चुका है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे ब्लड फ्लो भी नहीं मिल रहा है। देखो वाइट वाइट है, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है, तो कोरोनरी आर्टरी जो कि फुली ऑक्लूटेड यहाँ पे होती है। तो अगर हम देखें हार्ट की हम टुकड़ा करते हैं तो स्लाइस में हम देखते हैं तो ये आगे का पार्ट देखते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल वाला हम पार्ट देखते हैं तो ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, तो वेंट्रिकल वाला एंटीरियर पार्ट होगा और पीछे पोस्टीरियर पार्ट होगा। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो हम देखते हैं 3 मोस्ट कॉमन ब्लॉक्ड आर्टरीज होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, 3 जो मेन फेमस आर्टरी होती हैं उसके यहाँ पे इस सेक्शन में हम देखते हैं। पहली होती है लेफ्ट, देखो कोई ये लेफ्ट वाला पार्ट है तो लेफ्ट एंटीरियर आगे की तरफ वाला पार्ट है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और ये होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट में है तो सर्कमफ्रेंस आर्टरी है, सर्कमफ्रेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा जो होती है राइट कोरोनरी आर्टरी होती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब ये तीनों की तीनों आर्टरीज होती है वो ब्लॉक्ड होती है हार्ट अटैक के केस में, ठीक है। अब देखो ये जो आर्टरी होगी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है ये ब्लॉक करती है 15 से 20% ऑफ केसेस में। तो देखो जनरली क्या करती है ये लेफ्ट लेटरल वॉल जो होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के जो लेटरल वॉल है, देखो ये देख सकते हैं ये यहाँ पे सप्लाई करती है, ठीक है। और ये जो होगी इसके अलावा फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, ये सप्लाई करती है किसे, एंटीरियर वॉल को। ये देखो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर वॉल को ये सप्लाई करेगी, इतने पार्ट को ये सप्लाई करती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंटीरियर वॉल तक। और साथ में सेप्टम को, ये सेप्टम है बीच में, इसको भी सप्लाई करती है, ठीक है। और ये 40 से 50% ऑफ केस में ये ब्लॉक्ड होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, ये सिर्फ 30-40% जो कि केसेस में ब्लॉक्ड होती है और ये सप्लाई करती है किसे, पोस्टीरियर वॉल को, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ का, ठीक है, इसको ये सप्लाई करेगी, ठीक है। और साथ में ये सेप्टम को करेगी, ये सेप्टम को भी सप्लाई करेगी, ठीक है, और पैपिलरी मसल्स को भी ये सप्लाई करती है। तो पूरा पार्ट जो होगा इसको सप्लाई करेगी। तो देखो मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो होता है वो सप्लाई होता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो होगा ये अफेक्टेड होगा यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट वाले केसेस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट अटैक के चांस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में, ठीक है। तो हम इसमें से एक एरिया की बात करते हैं, 3 एरिया हमारे पता है तो इनमें से हम एक एरिया की बात करते हैं। पहला एरिया होता है आर्टरीज जोन ऑफ परफ्यूजन, ठीक है, ये है आर्टरी जोन ऑफ परफ्यूजन, ठीक है, इसको हम लेते हैं थोड़ा जूम व्यू में, तो ये हमने जूम व्यू में लेता है, ठीक है। तो इसका जो ये पार्ट होगा एंडोकार्डियम वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये एपिकार्डियम वाला पार्ट होगा और ये कोरोनरी आर्टरी होगी जो यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी, अगर ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाए, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई इसके टिश्यू डेथ को, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत ब्लड बचा ही होगा तो यहाँ के टिश्यू को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, तो यहाँ के टिश्यू जो होंगे ये डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे सबसे पहले। तो अब हम देखते हैं कि जो जोन ऑफ परफ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पे परफ्यूजन हुआ है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये ब्लॉकेज हो गई है। अगर ये स्टार्टिंग में क्या हो गई, ये रिवर्सिबल हो गई, ये ब्लॉकेज हट जाए, ठीक है, तब तो नॉर्मल यहाँ पे ब्लड सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ की टिश्यू की डेथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, सब एक्टिव होंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ पे मतलब 40 मिनट तक वो ब्लॉक्ड रहे एरिया, ठीक है, परमानेंट ब्लॉक्ड हो जाए यहाँ पे 40 मिनट के बाद, तो यहाँ पे टिश्यू डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 40 मिनट के बाद। तो इसलिए जो होता है जल्दी से जल्दी यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जल्दी जल्दी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है डॉक्टर से, ठीक है, और ताकि वहाँ पे जोन ऑफ परफ्यूजन जो है जैन ऑफ नेक्रोसिस में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है, कि वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी बाद में अल्टीमेटली। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट जो होता है 1/3 जो पार्ट होता है मसल्स का वो पहले ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आना यहाँ पे ज़्यादा जल्दी बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फारदेस्ट होता है कोरोनरी आर्टरी से, तो यहाँ पे टिश्यू डेथ होनी ज़्यादा शुरू हो जाती है, जल्दी यहाँ पे शुरू हो जाती है डेथ, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो होगा वहाँ पे अंदर से हार्ट से प्रेशर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ हो चुकी है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे प्रेशर हाई प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है अंदर की तरफ से, ठीक है। तो अगर देखो अगर वहाँ पे ब्लॉकेज जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, लाइसिस हो जाए, ठीक है, टूट जाए, तो ब्लड फ्लो जो होता है रिटर्न हो जाता है और डैमेज जो होगा वो लिमिटेड रहता है कहाँ पे 1/3 पार्ट में ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल चलेगा काम,
तो डैमेज जो होगा यहाँ पे इरिवर्सिबल हुआ है, कोई बात नहीं, तो 1/3 पार्ट में ये डैमेज हुआ है, तो ये काम तो सही करेगी, हार्ट की मसल होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोकार्डियल इन्फेक्ट, ठीक है, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट, क्योंकि इसमें 1/3 ही जो है पार्ट जो है इसमें अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसको दूसरा हम बोलते हैं नॉन एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्यों बोले गया? क्योंकि ईसीजी में हम देखते हैं कि इसमें एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड मिलती है, एलिवेशन नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके कोजेज क्या होते हैं? अदर कोजेज क्या होंगे? सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से, ठीक है, प्लेग्स बनने की वजह से, हाइपोटेंशन की वजह से, ठीक है, और यह कुछ भी चीज़ जिसकी वजह से पुअर परफ्यूजन हुआ है हार्ट टिश्यू में, ठीक है, इस सब चीज़ों की वजह से ये देखने को मिलेगा, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्ट। तो इसके बाद में हम देखते हैं 3 से 6 घंटे बाद में ये जोन ऑफ नेक्रोसिस जो होगा वो एक्सटेंड हो जाता है और पूरे वॉल तक ये फैल जाता है, मतलब कि पूरे जो पार्ट होगा वहाँ पे डेथ हो जाता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, कुछ समय बाद ही, मतलब 3 से 6 घंटे बाद ही। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फेक्ट, क्योंकि इसमें एपिकार्डियम से लेके, ठीक है, और एंडोकार्डियम तक पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, तो इसलिए बोला गया है ट्रांसम्यूरल इन्फेक्ट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। क्यों बोले कि ईसीजी में इसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलता है, डिप्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो इसमें सीवियर और क्रशिंग चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और प्रेशर देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, हार्ट से रेडिएट होता जाएगा और लेफ्ट आर्म और जॉ तक ये देखने को मिलेगा, वहाँ से फैलता हुआ जाएगा, ठीक है। डायफोरेसिस देखने को मिलेंगी, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, मतलब कि नोजिया देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा और डिस्निया देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे ये क्यों कब देखने को मिलते हैं कोजेज? जब एंड ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब हार्ट और ब्रेन जो होगी वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो नॉट गेटिंग इनफ परफ्यूजन, उनको अच्छे से प्रोफ्यूजन नहीं मिल पाता है एंड ऑर्गन्स को, तब ये केस हमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली जब हम देखने को मिलेंगे पेन और डिजीनेस, ठीक है, जब अच्छे से परफ्यूजन नहीं मिल पाएगा तो पेन और डिजीनेस देखने को मिलेगा। और अगर जो सिंपैथेटिक रिस्पांस होता है जो हमारे हार्ट से मिलता है वो हार्ट को क्या करेगा, हार्ट के मसल्स को वर्क हार्ड कराएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको सप्लाई नहीं मिलेगी और ऊपर से नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो है उसको तो मेंटेन करना ही है, तो ब्रेन से हमें सिग्नल मिलेंगे, तो सिंपैथेटिक रिस्पांस जो होगा उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, प्रिजर्व करेगा ब्लड प्रेशर को, तो इसकी वजह से स्वेटिंग आएगी, ठीक है, और क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी। और कितने सारे पीपल जो होते हैं जिनको पेन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वो पेन क्यों मिलेगा? क्योंकि नर्व्स जो होगी हार्ट के अंदर, हार्ट के मसल के अंदर जो नर्व है वो इरिटेटेड होती है, तो वहाँ पे पेन भी देखने को मिलेगा। तो ये पेन जो होता है वो हमें जॉ में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हार्ट के अलावा शोल्डर में, आर्म में, बैक में और इंस्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की हम बात करते हैं तो लैब जो होता है बहुत यूजफुल प्रीटी फीचर होता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे कैसे हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल डैमेज अगर होता है हार्ट को, ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है उसकी, और जैसे कि हार्ट सेल ये डैमेज हो चुकी है पूरी, तो यहाँ से क्या होगा कि एंजाइम्स, ठीक है, और प्रोटीन्स रिलीज होने स्टार्ट हो गए और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन और एंजाइम होते हैं? जैसे कि ट्रोपोनिन फर्स्ट होता है और ट्रोपोनिन टी होता है और CKMB, मतलब कि क्रिएटिन काइनेज कॉम्बिनेशन होता है इनका M और B का, ठीक है। ये यूजुअली देखने को मिलते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। और ट्रोपोनिन I और T ये एलिवेटेड रहते हैं ब्लड के अंदर 2 से 10 हावर्स में। देखो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 10 हावर में एलिवेटेड रहते हैं, और सबसे ज़्यादा एलिवेटेड और ज़्यादा सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे होते हैं 48 आवर्स में, और फिर ये स्टे एलिवेटेड रहते हैं 7 to 10 डेज तक, ठीक है। CKMB की हम बात करते हैं तो 2 से 10 आवर्स तक ये भी एलिवेटेड रहते हैं, और पीक पे रहते हैं ये 24 आवर्स के बाद में, और 48 आवर तक ये नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि CKMB जो होता है वो रिटर्न हो जाता है नॉर्मल बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये यूजफुल फीचर होता है डायग्नोस करने के लिए री इन्फेक्शन को, क्योंकि री इन्फेक्शन जो होता है वो स्टार्ट होता है 48 आवर्स के बाद में, ठीक है। तो मतलब सेकेंड जो हार्ट अटैक आता है 48 आवर्स के बाद में देखने को मिलता है 10% केसेस में। तो अगर CKMB जो होती है वो नॉर्मल आ जाए, ठीक है, पहले थी नॉर्मल आ जाए, तो मतलब वहाँ पे अब जब हार्ट अटैक होने के चांसेस रहेंगे सेकंड टाइम, ठीक है। तो सेकंड हार्ट अटैक जो होता है वो होगा 10% ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद, ठीक है। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन जो होंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के वो देखने को मिलेंगे, एरिथमियाज देखने को मिलेगा, ठीक है। एरिथमियाज मतलब कि हार्ट बीट जो होगी, हार्ट रिदम जो होगी वो नॉर्मल एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। तो उसके साथ में क्या होगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद ही ये हार्ट बीट जो होती है, हार्ट रिदम जो होगी वो एबनॉर्मल देखने को मिलेगी, क्योंकि डैमेज हो जाती है या इंजरी आ जाती है वहाँ पे मसल्स में। तो देखो होता क्या है कि जो कंडक्ट करती
करती है सिग्नल्स को हमारी बॉडी के अंदर, जो हार्ट के अंदर जो मसल्स होती है वही तो कंडक्ट करती है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो वही डैमेज हो गई है तो वो भी क्या होगी, एबनॉर्मल हो जाएगी हार्ट रिदम को। कौन सी मसल जो है अफेक्ट हुई है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या अफेक्टेड है, तो उससे हमें पता चलेगा कि उसके सिग्नल्स भी वहाँ पे कितने अफेक्टेड है, रिदम कितनी एबनॉर्मल है। और टिश्यू अफेक्टेड देखने को मिलेगा 0 से 24 आवर्स में, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। और पेशेंट जो होता है उसका हार्ट जो होगा वो अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाएगा पूरी बॉडी ऑर्गन्स को भी, क्योंकि हार्ट ही डैमेज हो रहा है वहाँ पे, तो पूरी बॉडी ऑर्गन को भी वो पंप नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो वहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ दिन बाद, इन्फेक्शन होने के कुछ दिन बाद में क्या होगा कि वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो होती है हार्ट में इन्वेड करने स्टार्ट हो जाते थे, कुछ इस तरह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है न्यूट्रोफिल्स के बाद, ठीक है। तो 1 से 3 दिन में ही ये देखने को मिलेगा, ठीक है। डैमेज्ड जो हार्ट मसल्स है इसके चारों तरफ न्यूट्रोफिल्स आने स्टार्ट हो जाती है। तो फिर कुछ दिन बाद में क्या होगा, कुछ वीक्स के बाद में बोलेंगे हम, तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो हीलिंग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो मैक्रोफेजेस ग्रेनुलेशन बना लेते हैं जो येलो और सॉफ्ट होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मैक्रोफेज आने के बाद में होता है, ठीक है। येलो और सॉफ्ट ग्रेनुलेशन वहाँ पे बन जाते हैं। तो इस स्टेज में क्या होगा, टिश्यू जो होती है वो मायोकार्डियल रप्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। तो 2 वीक से सेवरल मंथ होने के बाद में क्या होता है कि कार्डियक टिश्यू जो होती है उसकी कैरिंग प्रोसेस जो होगी वो पूरी फिनिश हो जाती है और वो ग्रेस वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि स्कार टिश्यू जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड टाइम को ओवर द टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्लड जो होगी मसल्स होगी, स्कारिंग हो चुकी है यहाँ पे मसल्स की, ठीक है। तो क्या होगा कि स्कारिंग जो मसल होगी, डैमेज जो सही हुई है, तो वो अभी भी ब्लड पंप जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रही है। तो इसके वजह से इसको कंपनसेट करने की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो वहाँ पे नई सेल्स ग्रो करना स्टार्ट करती है मसल्स की, और ये चेंज करती है शेप को, ठीक है। तो उसको भी वो नहीं कर पाती है। अब शेप चेंज होने की वजह से, मसल ग्रो होने की वजह से भी वो नहीं कर पा रही है पंप अच्छे से इफेक्टिवली, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं कि हार्ट फेलियर हो चुका है, ठीक है। तो थेरेपी हम देखते हैं, ट्रीटमेंट। तो थेरेपी की हम बात करते हैं तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे भी पेशेंट को होता है तो उसके बाद में पोटेंशियली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हम उसको देते हैं। जैसे कि पहला जो ट्रीटमेंट होता है फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी होती है। इसमें क्या करते हैं, फिब्रिन्स को जो होते हैं, ठीक है, मतलब ब्लड क्लॉट में जो फिब्रिन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसी मेडिकेशन हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हम एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या होगा कि एंडोवास्कुलर प्रोसीजर जो होता है ये, इसमें इन्वेजन किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या इन्वेजन किया जाता है, इसमें एक ट्यूब इन्फ्लेंट की जाती है जिससे जो क्या करती है बाद में डिफ्लेट हो जाती है और बैलून को डिफ्लेट करती है, ठीक है। बाद में ये बैलून में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ की जो क्लोट है, ठीक है, इसको डिसोल्व कर देते हैं मैकेनिकली, ठीक है। फिर इसके बाद में हम दूसरी थेरेपी जो हम देते हैं वो देते हैं परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हम करते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें हम देखो, इसमें हम क्या करेंगे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे जिसमें स्टेंट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेसल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और ये फिजिकली ओपन कर देती है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। तो हर एक जो होगी ट्रीटमेंट, कौन सी, परक्यूटेनियस हो गई चाहे, ठीक है, या बैलून वाली हो गई, डिफ्लेटिव बैलून वाली हो गई, ठीक है, या मेडिकेशन हो गई फिब्रिनोलाइटिक मेडिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या होता है कि रीएस्टेब्लिश करना ब्लड फ्लो को डाइंग मसल तक पहुंचाना, ठीक है। तो अगर ये अर्ली ये ब्लॉकेज खुल जाएगा तो ये नॉर्मल इरिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है इसमें तो इसमें इरिवर्सिबल देखने को मिलेगा और मसल जो टिश्यू जो होती है वो डेड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तो ये इंप्रूव कर सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फंक्शन को भी और प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर डैमेज को भी। तो रिड्यूस कर देते हैं पूरे जोन ऑफ नेक्रोसिस को ये थेरेपी, ठीक है, अगर ये समय से की जाए। तो परफ्यूजन थेरेपी क्या होती है, देखो रीपरफ्यूजन थेरेपी ये क्या करती है, उल्टा साइड इफेक्ट डाल देती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ब्लड फ्लो की वजह से अगर रिटर्निंग ब्लड फ्लो हुआ है, देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, मसल टिश्यू डेथ हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मसल टिश्यू डेथ होने के बाद में ब्लड फ्लो यहाँ पे स्टिल कंटिन्यू हो गया है, तो ब्लड फ्लो फिर भी इसको मिलेगा ब्लड टिश्यू डेथ को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड फ्लो में कैल्शियम आ रहा है, ठीक है। कैल्शियम क्या करेगा कि इस मसल टिश्यू को, मसल की जो टिश्यू की इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। अब ये तो डेड सेल है, ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गई लेकिन दोबारा से ये रिलैक्स नहीं हो पाएगी, ये स्टक हो जाएंगे कैल्शियम इसके अंदर, ठीक है, और ये रिलैक्स नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि डेड सेल है। और फिर हम दूसरा हम देखते हैं, इसलिए इसको रीपरफ्यूजन थेरेपी बोला गया है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं ऑक्सीजन भी जाएगा, ब्लड फ्लो कंटिन्यू होगा तो ऑक्सीजन भी एंटर करेगा। और ऑक्सीजन क्या होगा, कुछ यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन होती है कि ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीजन रिएक्टिंग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्री रेडिकल बन जाएंगे यानी कि, ठीक है, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स वहाँ पे डैमेज करेंगे इसके मेम्ब्रेन को, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे और ज़्यादा डैमेज होगा हार्ट टिश्यू को। तो
हम अदर मेडिकेशन हम इसमें देते हैं, एंटी प्लेटलेट हम देंगे जैसे कि एस्पिरिन होगा, ठीक है, और कोगुलेंट नहीं देने के लिए हम देंगे हेपेरिन, और हम कोरोनरी आर्टरी को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, या लोअर करने के लिए प्री लोड को इसमें हम नाइट्रेट्स हम देंगे, ठीक है, या हम आगे हम हार्ट रेट जो होगा अगर स्लो डाउन करना है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि पेन हो रहा है पेशेंट को, तो उसको रिलीफ करना है डिस्कम्फर्ट को, तो उसमें पेन मेडिकेशन हम देते हैं। स्टेटिन देते हैं जो क्या करता है, लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करती है। तो नाउ हम लॉन्ग टर्म देखते हैं कि अगर पेशेंट जो होगा इम्प्रूव करे अपनी डाइट को, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट न ले, ठीक है, कुछ इस तरह की डाइट ले जो बहुत मेंटेन रखें हमारे हार्ट के फंक्शन को। साथ में हम स्मोकिंग को क्विट करें, क्योंकि तंबाकू के टॉक्सिन जो होते हैं वो एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करते हैं, तो वहाँ पे तंबाकू नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं लेनी है। तो लॉन्ग टर्म जो होगा वो मेडिकेशन होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। थैंक यू।